उसका मैंने कहा था कि किसी भी रिएक्शन के लिए अगर हमें रेट लॉ लिखना है या रेट लिखना है तो कैसे होगा, हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, है ना। रिएक्टेंट्स के लिए माइनस साइन लगेगा, है ना, रिएक्टेंट्स के लिए माइनस साइन लगेगा और प्रोडक्ट्स के लिए पॉजिटिव साइन लगेगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है ना, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। ये बात मैंने बताई थी। मैंने कहा था कि रेट कभी नेगेटिव नहीं होता है ना, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात भी बोली थी मैंने, क्या बोला था आपसे, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मेरे बच्चों से ये बात कही थी कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इन जनरल रिएक्शन रेट जो क्या था, डीसी बाई डी टी था, जहाँ पे सी कॉन्सेंट्रेशन है और टी टाइम है। तो आर इज रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, है ना, आर इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, या डीसी बाई डी टी हो जाएगा। ये इंस्टेंटेनियस रेट था। अगर हमें एवरेज रेट निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी कर देंगे, है ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, या सिंपली टाइम बोल सकते हैं। तो ये जो डीसी बाई डी टी ये स्लोप ऑफ टेंजेंट था सी टी कर्व में, और ये जो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी है ये स्लोप ऑफ कॉर्ड था। रिमेंबर दैट इज सी टू माइनस सी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। अगर हमारे बच्चों को याद हो स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते थे, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, याद है स्लोप ऑफ क्या होता था स्लोप ऑफ लाइन, यस वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वही हमने किया है सिंपली, ठीक है। दिस इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने एक क्वेश्चन दिया था बच्चों को, एक ए टू पी रिएक्शन है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है वो 20 से 5 हो जाता है 30 सेकेंड्स में, तो एवरेज रेट क्या होगा, हमने निकाल लिया था। नेक्स्ट हेडिंग है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये क्या है बताओ मुझे, व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, बोलो मेरे बच्चों, मेरे लाल पीले बच्चों, कौन बताएगा मुझे। अभिषेक तू बता, अभिषेक। सर। हाँ बोल, व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। याद है कि नहीं, चलो यहाँ वालों से पूछते हैं, कौन बताएगा मुझे। अनुजा बेटा तू बता, व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। मैंने क्लियर में पढ़ाया था, रिद्धि तू बता, रिद्धि मैथी, व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। साहिल, कैसे लोग यार कुछ सर बताते हैं, हाँ रेट बोलो। of reaction rate of reaction is directly proportional to the molar concentration of the product and or reactant power is stoichiometry. उसकी पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अच्छा, चलो कुछ कुछ सही कह रहा है। ये सारी रिएक्शंस के लिए ट्रू है या किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, बता, इज इट ट्रू। Forward or backward. अच्छा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए ट्रू है। कोई और व्यू बता रहा है, विद्याधर बेटा तू बता। वेरी गुड, इसने सही लिखा, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये जो बात बताई है साहिल महोदय ने, इट इज ट्रू ओनली फॉर द सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, जो सिंगल स्टेप रिएक्शन उसे मैं बोलता हूँ एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि कोई भी रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है ना, तो एज्यूम करते हैं, एज्यूम A gives B is a single step reaction। ठीक है, अगर A से A टू B एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो
लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, मान लेते हैं यहाँ पे रिएक्शन थी 2A गिव्स B थी, है ना, रिएक्शन 2A गिव्स B इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, तो हम लिख सकते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2, है ना। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन का जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के प्रोपोर्शनल होता है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्टेटमेंट के फॉर्म में, एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन ठीक है, ये हमारा क्या है, इट इज अवर लॉ ऑफ मास एक्शन। एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन is directly proportional to the concentration of reactants to the power stoichiometric coefficients। ठीक है, ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, क्लियर है बच्चों को? द रेट ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो अगर मैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को लिखूं, क्या होगा एक्सप्रेशन, आर हो जाएगा के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2, है ना। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट है, इसका मतलब है मोलरिटी, है ना। मोलरिटी बोल दो या एक्टिविटी बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, इट इज मोलरिटी। ठीक है, और एक्टिविटी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये यहाँ जो के है इसे हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। के को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, के एक ऐसा कांस्टेंट है जो किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए हमेशा फिक्स रहता है, ये सिर्फ टेम्परेचर चेंज होने से चेंज होता है ना। तो अभी लिख देते हैं के इज ए कांस्टेंट ठीक है, इतना नोट कर लो बेटा सारे बच्चे, है ना। ये तो नोट कर लिया था कल, ये आज ये नोट करो, आज जो मैंने पढ़ा है लॉ ऑफ मास एक्शन, सब लोग कॉपी में नोट करो। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ना, एक चीज यहाँ पे मिस हो गई थी, वो लिख लेना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। इतना क्लियर है बच्चों को हमारे?
लिख लेना तो बताना, मैंने नेक्स्ट पेज चेंज करता हूँ। लिख लिया बेटे सबने? शुड आई मूव फॉरवर्ड? लिख लिया बेटा सबने? चलो आगे देखो। लॉ ऑफ मास एक्शन का एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे कहीं पे लिखा हो, कहीं पे लिखा हो एक रिएक्शन है एम ए प्लस का एन बी गिव्स यू पी सी, है ना? इसका रेट कांस्टेंट के है, तो यहाँ पे रेट हो जाएगा हमारा के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर एन, जहाँ पे ये एलिमेंट्री रिएक्शन थी। आप सोचोगे सर बार बार एलिमेंट्री रिएक्शन क्यों बोल रहे हो? अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है तो m जो है जरूरी नहीं यहाँ पे पावर में आए, या जरूरी नहीं n पावर में आए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, एग्जांपल मैंने एक लिखा, एक रिएक्शन लिखी
के नहीं, कुछ और ले लेते हैं, एस टाइम्स पी प्लस का आर टाइम्स क्यू इज इक्वल टू एम टाइम्स जेड, ऐसा कोई रिएक्शन लिखी हुई है। इट्स अ टू स्टेप रिएक्शन मान लेते हैं, है ना। अगर ये टू स्टेप रिएक्शन तो एलिमेंट्री नहीं होगी, इसका जो रेट लॉ होगा, रेट विल बी के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ पी की पावर मान लेते हैं से u है और q की पावर मान लेते हैं v है, जहां पे s इज नॉट इक्वल टू u, है ना। इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, r नहीं लिखता हूँ, कुछ और लिख देता हूँ, t लिख लेता हूँ। s इज नॉट इक्वल टू u एंड t इज नॉट इक्वल टू v। ये मैं बोल रहा हूँ आपसे कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये जो नंबर्स आ रहे हैं जरूरी नहीं वो बराबर हो अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? ये सुनो, मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों को कि अगर ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, अगर ये टू स्टेप रिएक्शन है, थ्री स्टेप रिएक्शन है, तो ये जो नंबर्स हैं u और v जरूरी नहीं वो s और t के बराबर हो। क्या बात समझ में आ रही है? ये सुनो, लिख के भेजो यार चैट पे। ऐसा लग रहा है बच्चे क्लास कर नहीं रहे, तो भाग रहे हैं कहीं। रिप्लाई तो कर दो यार, तुमसे अच्छे 11th वाले कम से कम रिप्लाई तो करते हैं। कोई रिप्लाई नहीं करेगा, है ना। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? चैट में लिख के भेजो। किसी को समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं। मैं कह रहा हूं कि अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, अगर मेरे पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो नंबर्स यहाँ लिखे होंगे वही नंबर्स यहाँ पे भी लिखे होंगे। बट अगर एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है तो ये जो नंबर्स यहाँ लिखे हैं जरूरी नहीं वही नंबर्स रेट लॉ में। ये बात मैंने बताई बस, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे सब लोग, यस और नो? ठीक है, चलो एक चीज देखो, ये जो नंबर u और v लिखे हुए हैं, नोट के फॉर्म में लिखता हूं मैं यहाँ पे, द नंबर्स u एंड v v in the rate law, the numbers u and v in the rate law are called order of reaction. Order of reaction with respect to P and Q respectively. Okay? तो ये जो हमने लिखा है, ये जो हमने लिखा है इसी को हम रेट लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट लॉ। रेट लॉ इज नथिंग बट अ रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन टर्म्स। रेट लॉ इज नथिंग बट अ रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन टर्म्स। ये बात क्लियर है सबको? लिख लो बेटा, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट के फॉर्म में अगेन। ठीक है, तो मैंने क्या बताया बच्चों को? रेट लॉ इज नथिंग बट अ रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन टर्म्स, है ना।
किसी भी रिएक्शन के लिए रेट और कॉन्सेंट्रेशन में जो रिलेशन होता है उसे हम रेट लॉ कहते हैं, ठीक है। नोट कर लो सब लोग कॉपीज में। इसमें कोई डाउट है तो पूछो आप लोग। बेटा समझ में आ रहा है, पता नहीं ऐसा फील आ रही है मुझे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा किसी को। प्रतीक, ये कौन है भाई, एडवर्ड ली कौन है ये? अपना नाम तो रख लो भैया, दूसरे का नाम पे रख रहे हो। हु इज दिस एडवर्ड ली? ब्रूसली रख लो, है ना, जेटली रख लो, यही काम करो, अपना नाम मत रखना, पड़ोसी का नाम रख लेना अपना। पहले अपना नाम बताओ भाई, कौन है ये एडवर्ड ली? हे भगवान, हद हो गई, अपना नाम नहीं लिख पाती तो, पागल लड़की। चलो इधर देखो, ये एग्जांपल समझ नहीं आया मीना को, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, एलिमेंट्री का मतलब होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। एलिमेंट्री म्हणजे सिंगल स्टेप रिएक्शन, है ना। सिंगल स्टेप रिएक्शन में जो यहाँ कोफिशिएंट्स होते हैं वही रेट लॉ में नंबर्स होते हैं, यहाँ पे पावर में, है ना। जबकि अगर टू स्टेप रिएक्शन हो, थ्री स्टेप रिएक्शन हो, तो ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे, वो नंबर यहाँ पे होना जरूरी नहीं है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो रेट लॉ क्या है? रेट लॉ एक रिलेशन है बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। आर जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है और पी और क्यू क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है सभी को? लिख लो अच्छा इतना, फिर मैं आगे बताता हूँ। तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे? बोल सकते हो भाई, माइक दिया हुआ है इसमें। लोग माइक का यूज सिर्फ शोर मचाने के लिए करते हैं इसमें, है ना। हाँ। लावण्य तू बता, समझ में आया तुझे? लावण्य, कैन यू हियर मी? नम्रता, क्लियर है तुझे? क्लियर है तुझे? मेरी आवाज मुझे सुनाई पड़ रही है। मेरी आवाज मुझे सुनाई पड़ रही है। चलो अच्छा, तो ये तो रेट लॉ हो गया, है ना। ये तो रेट लॉ हो गया, है ना। अब इसके बाद हमें देखना है कि, अब इसके बाद हमें देखना है कि, म्यूट करो बेटा, इको हो रहा है। म्यूट करो बेटा, हो रहा है। ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंट बात ये कि रेट लॉ निकालते इम्पोर्टेंट कैसे हैं बात ना। ये कि रेट लॉ निकालते कैसे। प्लीज म्यूट करो, इको हो रहा है। प्लीज म्यूट करो, हो रहा है।
एक नोट लिखो, रेट लॉ इज डिटरमाइंड, रेट्स लॉ इज डिटरमाइंड, क्या हो गया ये, रेट लॉ इज डिटरमाइंड experimentally by keeping the concentration of other reactants, by keeping the concentration of other reactants constant. जैसे फॉर एग्जांपल मैं पे लिखा हो कि एक रिएक्शन है Ma प्लस Nb गिव्स यू Pc, ये रिएक्शन हो गई है ना, ये हमारे रिएक्टेंट्स हो गए ए और बी, और सी क्या होगा, प्रोडक्ट्स हो गए, ए और बी रिएक्टेंट्स हैं और सी हमारा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रेट लॉ निकालना है, ठीक है। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, है ना, मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, 1 सेकेंड। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन दिया मैंने कि इसमें एक रिएक्शन दे रखी है बच्चों को, और आपसे पूछा है व्हाट इज रेट लॉ, कैसे निकाले हम लोग, ठीक है। तो रेट लॉ निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, टेबल बनाते हैं जिसमें हम प्लॉट करेंगे, एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम कुछ पैरामीटर्स प्लॉट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे रेट लिखा, है ना, यहाँ पे रेट हो गया आर, ठीक है। रेट मेजर करने के लिए मेरे पास कोई डिवाइस है, सपोज कोई मशीन है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो गया, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी हो गया, ठीक है। तो सपोज मैंने क्या किया, पहले कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो 2 मोल पर लीटर रखा, कंसंट्रेशन ऑफ बी जो है वो 2 मोल पर लीटर रखा, तो मान लेते हैं रेट की वैल्यू आ गई 5, ठीक। फिर मैंने क्या किया, मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दिया, 4 कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को सेम रखा, है ना। तो जब मैंने रेट को डबल किया, तो मैंने क्या देखा, जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को डबल किया तो मैंने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन रेट क्या हो गया, डबल हो गया, 5 टू 10 हो गया, ठीक। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को 4 रखा, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी था उसको मैंने सपोज 8 कर दिया, है ना। 8 किया मतलब मैंने क्या किया, 2 का क्यूब किया, क्यूब, है ना। और ये जो हो गया उससे क्या हुआ, रेट क्या हो गया, हमारा रेट जो है वो 1000 हो गया, सपोज मान लेते हैं, ठीक है। रेट जो है वो क्या हो गया, 1000 हो गया, है ना। तो अब मुझे बताना है कि सपोज कि इसके लिए रेट लॉ क्या होगा, वो कैसे निकाले हम लोग, है ना। तो आप दो केसेस कंसीडर कर लो, है ना, कौन कौन से दो केसेस लेंगे। एक ये वाला केस ले लेते हैं कि मैंने बी का कंसंट्रेशन 2 लिया, ए का कंसंट्रेशन 2 लिया। दूसरा केस ले लेते हैं 4 और 2 वाला, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, अच्छा टेम्परेचर यहाँ पे सेम है तो रेट तो सेम ही होगा, दोनों का रेट कांस्टेंट सेम होगा, है ना। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ के इज कांस्टेंट, के रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे। तो मैं लिखता हूँ R1 इज इक्वल टू 5, है ना, एंड R2 इज इक्वल टू 10, है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A1 इज इक्वल टू 2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 इज इक्वल टू 4, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B1, एक मिनट सही से लिख देता हूं मैं, concentration of B1 is equal to 2 and concentration of B2 is equal to, ये भी हमारा हो गया 2,
ठीक है। अब दोनों का रेट लॉ लिखते हैं। तो R1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B1। वैसे R2 क्या हो जाएगा, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2। ये हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा, देखना एक बार बेटा। R1 बाई R2 निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे। तो R1 बाई R2 हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2। ये मिल जाएगा। वैल्यू डाल देते हैं, है ना। के और के कैंसिल हो जाएंगे। सॉरी, एक गड़बड़ हो गई। मैं अपना जो रेट लॉ है एक जनरल रेट लॉ मान सकता हूँ, है ना। गड़बड़ नहीं हुई, मैंने एक चीज मिस कर दी। इसको मान लेते हैं R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर मान लेते हैं U है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर जो है वो V है, ये मान लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा A1 की पावर U, B1 की पावर V, A2 की पावर U इंटू B2 की पावर V हो जाएगा। यहाँ पे भी U हो जाएगा, यहाँ पे पावर U हो जाएगा, यहाँ पावर V हो जाएगा, यहाँ पे पावर V हो जाएगा, है ना। जब मैं वैल्यू डालूंगा तो क्या मिलेगा, देखना। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 इज 2/4, 2/4 की पावर U इंटू B1 अपॉन B2 मीन्स 2/2 की पावर V। ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये R1 अपॉन R2 की वैल्यू भी डाल देते हैं हम लोग, है ना। R1 था हमारा 5, R2 था 10, तो ये हो जाएगा 2/4, 2/4 मतलब 1/2 हो जाएगा, 1/2 की पावर U, है ना। अच्छा, 5/10 मतलब 1/2 ही आ जाएगा। तो 1/2 की पावर 1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर U। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब U हमारा 1 आ गया। ये समझ में आया बेटा सबको? देखो एक बार, किसी को डाउट है तो बताओ। मैंने क्या किया, मैंने एक रेट लॉ मान लिया, मैंने एज्यूम किया ये रेट लॉ है ना। एज्यूम किया कि हमारा जो रेट लॉ है वो कुछ इस टाइप से है, k इंटू ए की पावर U इंटू बी की पावर V है, जिसमें U और V अननोन से, ये मुझे बताने हैं। ठीक है। तो जब मैंने R1 लिखा तो A1 की पावर U आया और A2 B2 की पावर V आ गया, है ना। B1 की पावर V आ गया। वैसे R2 निकाला तो A2 की पावर U आया और B2 की पावर V आ गया। दोनों को डिवाइड किया मैंने, दोनों को डिवाइड किया तो ये रिलेशन मिला, है ना। अब इसमें वैल्यूज डालनी, तो यहाँ से U की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इतना नोट करो आप लोग, फिर आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, सब लोग नोट करो प्लीज, नोट करो जल्दी से। के गिवन होता है एग्जाम में, है ना विद्याधर। के की वैल्यू गिवन होगी बेटा एग्जाम में, नहीं गिवन होगी तो उसके लिए डेटा दिया होगा निकालने के लिए। ठीक है।
कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? किसी को नहीं आ रही? सब लोग शांत हैं, आई डोंट नो व्हाई। v इज इक्वल टू 10/3, चेक करते हैं। विकास, ये u और v की वैल्यू टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होती बेटा, ये फिक्स होती है। रेट लॉस जो है वो चेंज नहीं होता इवन इफ यू चेंज द टेम्परेचर, समझ रहे हैं ना? रेट लॉ चेंज नहीं होता इवन इफ यू चेंज द टेम्परेचर, रेट लॉ सेम रहता है। हाँ, के चेंज हो जाएगा तो टेम्परेचर चेंज करेगा, है ना? हमने जो ई और वी लिए हैं वो हमेशा के लिए हैं, इट्स नॉट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, समझ रहे हैं ना? मतलब अभी जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो एक टाइम पे ले रहे हैं, बट वो यू और वी की वैल्यू हर इंस्टेंट में सेम आएंगी, है ना? चाहे आप किसी भी कॉन्सेंट्रेशन से ले लो। ये क्लियर है? इज इट क्लियर और नो? स्वराज, वी शायद 10/3 नहीं आ रहा, चेक करते हैं अपन। इतने ये नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं फिर। अब दूसरा वाला केस कंसीडर कर लेते हैं ना। दूसरे वाले केस को मैं येलो से दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, ठीक है? तो इसको मान लेते हैं R2 और R3 मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ R2 डिवाइडेड बाई R3 इज इक्वल टू K और K कैंसिल हो जाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो होगा 4/4 इंटू 2/8, तो जाएगा 4/4 की पावर U इंटू 2/8 की पावर V, ये आ जाएगा, ठीक है? K से K चला गया, R2/R3 का मतलब हुआ 10/1000 इज इक्वल टू 1 की पावर U 1 हो जाएगा, नहीं लिख रहा हूं मैं, 1/8 को लिख सकता हूं मैं, ओके, 2/8, 1/8 को लिख सकते हैं हम लोग 1/4, 1/4 की पावर कितना V, या तो लॉग लेना पड़ जाएगा मुझे लग रहा है, नहीं लॉग नहीं लेना पड़ेगा, काम आसान हो जाएगा। इसको लिख देंगे 1/10 का स्क्वायर, नहीं लॉग लेना पड़ेगा। चलो अब मैंने कुछ क्वेश्चन टेढ़ा सा ले लिया, कोई बात नहीं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं लॉग लेके भी, ठीक है? तो इसको मैं लिख सकता हूँ, लॉग ले लिया मैंने, ये ऐसे लिख सकते हैं कि इसको पलट देते हैं फ्रैक्शन को, 100 इज इक्वल टू 4 की पावर V, बोल सकते हैं बेटा? मैंने अगर फ्रैक्शन पलट दी 1 की पावर V 1 ही होगा, तो 100 इज इक्वल टू 4 की पावर V आ जाएगा, है ना? तो लॉग ले लेते हैं दोनों साइड में, लॉग ऑफ 100 इज इक्वल टू V इंटू लॉग 4, तो V कितना हो जाएगा? log 100 डिवाइड बाई log 4, ठीक है? मैं वैल्यू डाल देता हूँ, log 100 2 हो जाएगा, log 4 कितना हो जाएगा? 2 log 2, 2 इंटू 0.3010, सॉल्व करो कितना आएगा? पहला ही क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, मैं इजी डेटा लेता हूँ इस बार से, है ना? इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 3.33 के आसपास आ जाएगी, है ना? 3.3 के आसपास आ जाएगी ये वैल्यू, 3.32 के आसपास। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो रेट लॉ होगा हमारा, R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर U बोले तो 1 आया था, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर V बोले तो 3.32 आ जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा रेट लॉ हो जाएगा। सबको समझ में आया? अब ये नोट कर लो, इसको मैं 2 पेज व्यू में कर देते हैं। नोट कर लो बेटा सारे बच्चे, सबको विजिबल है ना क्लियरली? V इज इक्वल टू 3 कैसे आ रहा है? 3 तो नहीं आ रहा, V इज इक्वल टू 3 नहीं आ रहा बेटा, आ रहा है, चेक करो सब लोग, गलती तो नहीं की मैंने कुछ। 4/4, 10/100 और सर यही 2/8, एग्जैक्ट है हाँ सर, यही आया 10/3 होता है वो हाँ 3.33।
हाँ ठीक है, सही है। ये 3 कौन लिख रहा है? धीरज लिख रहा है। धीरज ने देखो क्या गलती की कैलकुलेशन में। धीरज भैया कैलकुलेशन चेक कीजिए अपना। अभिषेक महाराज कहाँ हो? आंसर नहीं आ रहे तुम्हारे। अभिषेक, अरे खाने पीने में मस्त हो गया, ये समोसे खा रहा होगा ये। की वैल्यू नहीं निकालनी थी मुझे, है ना, जस्ट रेट लो निकालना बता रहा था मैं। ठीक है, अभी दिख रहा है स्क्रीन? अभी तो दिख रहा होगा। लिख लिया तो मैं आगे बढ़ूं? नोट कर लो पहले।
एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से करते हैं, ठीक है, देखो। ओहो, बहुत स्लो है कंप्यूटर। ये क्वेश्चन नंबर करो, क्वेश्चन नंबर 4.11 करो, सबको दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 4.11, इसको मैं बड़ा करता हूं। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, है ना? फिट टू विथ, हाँ। क्वेश्चन नंबर 4.11 देखो सब लोग कैसे करना है। इसमें फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन, 2a plus b gives you c plus d। एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने, है ना? कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया है, बी दिया है, और इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, ये मतलब रेट लॉ दिया हुआ है इन्होंने, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन दिया है ना, आर दिया हुआ है। तो कैसे करें बताओ? देखो, जब भी हम कंसीडर करते हैं कि इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो कोई दो केसेस कंसीडर करो जहां पे ये कांस्टेंट हो। तो मुझे सेकंड और थर्ड में ये कांस्टेंट दिख रहा है ए, और ये वेरी कर रहा है ना? तो ये वाला एक रेशियो ले लेंगे। दूसरा रेशियो कौन सा दिख रहा है मुझे? दूसरा रेशियो दिख रहा है ये बी कांस्टेंट है यहाँ और यहाँ में, और इधर वेरी कर रहा है। तो कौन कौन से रेशियोज लेने मुझे? एक रेशियो लेना है R1/R4 लेना है ना? और दूसरा रेशियो लेना है R2/R3 लेना है ना? रेट लॉ क्या मान ले? रेट लॉ मान लो आप लोग के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर u और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर v। तो यहां से u और v सॉल्व हो जाएंगे, है ना? जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, सब लोग ट्राई करो। बात समझ में आ गई बच्चों को? पायल, पायल तो वेटिंग रूम में है। अनुजा तू बता, मुझे समझ में आया? अनुजा, अगर क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ बेटा। आज हमारे बच्चे बोल ही नहीं रहे, क्या हो गया ऐसा? दिव्या तू बता बेटा, समझ में आया? हर्षल, प्रतीक, पृथ्वीराज, सर ट्राई कर रहे हैं। सॉल्व करो, बताओ। आंसर इज 1 and 2। ओके, बाकी लोग ट्राई करो, बताओ आंसर क्या आ रहे हैं।
ठीक है, साहिल का आंसर सही है, U1 आ रहा है, V2 आ रहा है। कितनों ने निकाला आंसर बताओ मुझे, और क्या मुझे सॉल्व कराना चाहिए? तो यू आर U1 आ रहा है और V2 आ रहा है। अच्छा, बिना सॉल्व किए भी हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे 6 इंटू 10⁻³ है, और नीचे कितना है 2.4 इंटू 10⁻² है। यहां से यहां गए तो 4 टाइम्स हो रहा है। यस ठीक है, अगर हम यहां से यहां गए तो 4 टाइम्स हो रहा है, और यहां से यहां गए तब भी कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। ये तो कांस्टेंट है, तो ये 4 टाइम्स तो ये भी 4 टाइम्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहां से यहां देखो ये कांस्टेंट है, यहां से यहां गए तो कितना हुआ 2 टाइम्स हुआ, और यहां से यहां गए तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो u हमारा 1 आ जाएगा, v2 आ जाएगा, रेट लॉ हो जाएगा हमारा r इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर 2 हो जाएगा। ये रेट लॉ आ जाएगा। कितने लोग का सही है, लिख के भेजो मुझे, कितने लोग का आंसर सही आया, करेक्ट या रॉन्ग लिख के भेजो। ओके, बाकी लोग ओके 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 ठीक है, लिख लो बेटा। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा, अब तुम खुद ही समझो अपने आप, है ना, खुद से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 4.10 सॉल्व करना है इसके बाद, है ना। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4.10, और एनसीईआरटी में सबको भेज देना ग्रुप पे, है ना, पीडीएफ। टेन वाला सॉल्व करो बेटा सारे लोग, है ना। कई बच्चों ने सही क्वेश्चन किया, कई लोगों ने रॉन्ग भी किया। अभिषेक क्या गलती हुई बेटा? हाँ बताओ, क्या गलती हुई? वैल्यू गलत लिख गई थी। ठीक है, चलो 4.10 में सॉल्व करा रहा हूँ। कुछ लोग आंसर नहीं बता रहे आप लोग,
किसने सॉल्व किया तो बताओ। u की क्या क्या वैल्यू वैल्यू, है? तू बता क्या होगी। वही नहीं आ रहा। चलो सॉल्व करते हैं इसको, इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। ये मेरा लैपटॉप गर्म बहुत होता है, पानी में डालने से सही हो जाएगा क्या? क्यों प्रतीक? खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा, अच्छा। मुझे लगा ठंडा हो जाएगा पानी में डालने से। ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा? डेट, ठीक है। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक है। एक कंसंट्रेशन दी है 0.2 और 0.2, 0.2, 0.2, 0.4, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ए लिया इन्होंने 0.2, 0.2 और 0.4 लिया है। कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या लिया है इन्होंने? कंसंट्रेशन ऑफ बी लिया है 0.3, 0.1 और 0.05, है ना। 0.3, 0.1 और 0.05, 0.3, 0.1 और 0.05, ठीक है। रेट क्या लिया है बेटा? रेट लिया है 5.07 10⁻⁻5, हाँ 5.07 10⁻⁵5, 5.07 10⁻⁵5 और 1.43 10⁻⁴। ये रेट लिया हुआ है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं जो हमारा रेट लॉ है वो जाएगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर यू इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वी, है ना। एक बार मैं रेशियो ले रहा हूं R1/R2 को। ये R1 है, ये R2 है, सॉरी ये हमारा फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है और ये थर्ड केस है। तो एक बार मैं रेशियो ले रहा हूँ R1/R2। अगर R1/R2 लिया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सेम है। 1 की पावर u इज 1, ये हो जाएगा 3/1 की पावर v, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेशियो 1:1 आ जाएगा, सेम है दोनों केसेस में। तो 1/1 इज इक्वल टू 3/1 की पावर v। तो 3 की पावर v कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, इसका मतलब v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पहला केस मिल गया मुझे। दूसरा देख लो, दूसरा केस। अब इसमें कोई कांस्टेंट वाला केस तो मिल नहीं रहा है, तो मुझे पूरा रिलेशन लेना पड़ेगा। तो R2/R3 कर देते हैं। तो R2/R3 हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा R2/R3, 0.2/0.4 की पावर u इंटू 0.1/0.05, 0.1/0.05 की पावर v, ये हो जाएगा। इसको ये कर दो, 5 2 10 चला जाएगा, ये 2 2 4 चला जाएगा। तो R2/R3 कितना हो जाएगा, 5.07 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 1.43 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू, है ना, 1/2 की पावर u
इंटू v तो 0 है, तो किसी की पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो मैंने इसको 1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है देखो, है ना 5.07। कितने टाइम है 143 का, ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आ रही, मुझे लग रहा है आ रही है, की वैल्यू 3/2 आ रही है 3/2 राउंड ऑफ वगैरह करके। अच्छा 3/2 आ रही है, ओके। क्या करें, लॉग ले लें, चलो देखते हैं, सॉल्व करते पहले हैं, डिवाइड करके फिर लॉग कर ले, लॉग लेना पड़ेगा। चलो कर देते हैं ना। डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहा है ना, यस और नो, ये आ रहा है लगभग 1/0.28 4 है ना, इंटू 10 आ रहा है ना, इज इक्वल टू 1/2 की पावर u, कितना आ रहा है ये 1/2.8 इज इक्वल टू 1/2 की पावर u। मैं लिखता हूँ 2 की पावर u इज इक्वल टू 2.8, u log 2 इज इक्वल टू log ऑफ 2.8, u कितना आ जाएगा, log ऑफ 2.8 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2, u हो जाएगा log ऑफ 2.8 डिवाइड बाय log ऑफ 2, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, log ऑफ 2.8 की 8 की वैल्यू मैं आपको दे देता हूँ पहले से, ठीक है, एग्जाम में गिवन रहेगी ऑब्वियसली, ये रहा है 0.44 और ये हो जाएगा 0.3010। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 1.48 1.5 के आसपास आ रही है, 1.5 इज द आंसर, ठीक है, लिख लो सब लोग बेटा, है ना, u की वैल्यू आ रही है 1.5 और v आ रहा है हमारा 0, तो रेट ला हो जाएगा k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 1.5, दैट्स ऑल। कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर 0 भी लिख सकते हो, गलत नहीं है। तो इस रिएक्शन में हमारा जो रेट लॉ है वो, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ बी पे डिपेंड नहीं करता, ये बात मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। सॉल्व कर लो सब लोग, लिखो इसको, मैं 2 पेज व्यू कर रहा हूँ ताकि आप जल्दी नोट कर सको, कोई डाउट आए तो पूछना मेरे से। सब लोग लिख लो, सही है साक्षी, है ना, अप्रोक्सीमेटली u इज 1.5।
लिख लिया बेटा सबने? नेक्स्ट पेज चेंज कर रहा हूं मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो रेट लॉ सबको समझ में आ गया? मैं रेट लॉ की डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, है ना। रेट लॉ की डेफिनेशन तो मैं बता देता हूँ कि आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। रेट लॉ क्या, एक रिलेशन है रेट और कंसंट्रेशन टर्म्स के बीच में, ठीक है। ये रहा डेफिनेशन, ठीक है। सभी लोग पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है। द रेट लॉ इज एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशंस, है ना। ये डेफिनेशन पढ़ो सभी लोग, है ना। The rate law is expression in which reaction rate is given in terms of molar concentration of reactants with each term raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation, ठीक है। तो stoichiometric coefficient कब होगा? जब एक elementary reaction होगी, और कब नहीं होगा? जब वो एक complex reaction होगी या फिर multi step reaction होगी, ठीक है। क्लियर है ना। नेक्स्ट डालो आप लोग, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। तो ऑर्डर क्या होता है बेटा, बताओ तुम्हें से कोई। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन? कोफिशिएंट्स ऑफ द concentration. कोफिशिएंट तो नहीं होते, एक्चुअली रेट लॉ से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सम ऑफ पावर्स ऑफ concentration terms in the rate law expression, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे रिएक्शन लिखी हो, वही पुरानी रिएक्शन, Ma प्लस Nb गिव्स यू Pc प्लस Qd, है ना। ये रिएक्शन लिखी है, इसका रेट कांस्टेंट मान लेते हैं K है। R जो लिखा है वो लिखा है K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर L, है ना।
एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर m। मैंने जानबूझ के सॉरी m नहीं कुछ और लिख देते हैं, ABCD खत्म हो रही है। क्वेश्चन एक बार s लिख दो और इसको t लिख दो, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे जो s है वो है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है, और जो t है वो है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू v, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b है। यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? ओवरऑल ऑर्डर विल बी s प्लस t, ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर विल बी s प्लस t। लिख लो ये बात सब। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो जो ओवरऑल ऑर्डर होगा वो दोनों ही कोफिशिएंट्स का, दोनों ही पावर्स का सम होगा, s प्लस t होगा। इंडिविजुअल ऑर्डर क्या होंगे? s और t होंगे इंडिविजुअल ऑर्डर्स विद रिस्पेक्ट टू a एंड विद रिस्पेक्ट टू b, ठीक है। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, ठीक है, इसको हम रिएक्शन देख के नहीं बता सकते। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट के फॉर्म में। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है? बोलो बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नोट लिखता हूँ छोटा सा। सकता है अगर k की वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो, ऑर्डर या नेगेटिव फिर अगर रिएक्शन रिवर्स जारी हो तो। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में होता है, ऑर्डर की वैल्यू जो नेगेटिव होती है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में होती है, बट कभी ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? इंडिविजुअल ऑर्डर एस और टी नेगेटिव हो सकते हैं, बट एस प्लस टी हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना। ये बात मैं लिख देता हूँ, इतना नोट कर लो पहले सब लोग। तुम लोग परेशान नहीं हुए लॉकडाउन से? नहीं बिल्कुल नहीं? नहीं नहीं सर, खुश है खुश हैं? अच्छा यार, मैं तो बहुत परेशान हो गया यार। सर। डाउट क्या डाउट है बता। सर, आपने बोला अभी नेगेटिव नहीं हो सकता, पर सर नेगेटिव हुआ तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि रिएक्शन इनवर्स जा रही है, मतलब कुछ भी हो रहा हो, कैसी भी रिएक्शन हो, एस प्लस टी की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, समझ रहे हैं ना। अगर रिएक्शन हो रही है एक्चुअल में, है ना, अगर नहीं हो रही तो बात अलग है, बट अगर रिएक्शन एक्चुअल में हो रही है तो एस प्लस टी कभी नेगेटिव नहीं आएगा। आज तो कोई ऐसी रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं हुई है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है तो फ्यूचर में कोई रिएक्शन बना दे ऐसी, ठीक है, बट आज तो कोई ऐसी रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं हुई जहाँ पे एस प्लस टी की वैल्यू नेगेटिव आ रही, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अगर एस प्लस टी नेगेटिव हो तो रिएक्शन हो ही नहीं रही होगी, ये ऐसी बात समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एस कॉमा टी मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शनल, ठीक है। S comma T may be positive, negative or fractional, but S plus T can never be negative. मतलब हमारा जो ऑर्डर है वो क्या आएगा, ओवरऑल ऑर्डर जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, बट नेगेटिव नहीं होगा। ये क्लियर है ना सभी को? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो S प्लस टी आ रहा है, ये पहली बात तो पॉजिटिव होगा, है ना, इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, बट कभी नेगेटिव नहीं होगा। ये बात कह रहा हूँ, बस समझ गए ना। इट कुड बी पॉजिटिव, इंटीजर और फ्रैक्शन, बट कैन नेवर बी नेगेटिव। नोट कर लेना ये बात। ये ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस में कभी कभी पूछा जाता है ना। सर डाउट है क्या डाउट है बताओ। सर, वो ए की पावर m और b की पावर n क्यों नहीं ले? क्योंकि मुझे पता नहीं है ये रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जब तक रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो
कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है कॉम्प्लेक्स है हम नहीं बोल सकते। ये तो मैं समझा रहा हूँ। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो S m के बराबर होता और T जो है वो n के बराबर होता। समझ रहे हैं ना? अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो S इक्वल टू m एंड T इक्वल टू n लेते, बट दिस इज नॉट एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्लियर है? बाकी बच्चे बताओ। ओके सर, समझ गए। कुछ बच्चे ज्वाइन करते हैं स्टार्टिंग में बट वो गायब हो जाते हैं, पता नहीं क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम? नेट सही नहीं चलता क्या गांव में? खंडाला वाले बच्चों आप लोग बताओ, नेट की प्रॉब्लम होती है क्या? कुछ बच्चे थोड़ा इंटीरियर एरियाज में रहते हैं, वहां पे शायद नेट नहीं चलता। मुझे यार वही तो क्या बताऊं मैं, हम सुपर पावर बनने वाले हैं बिना इंटरनेट लगवाए, है ना? पूरे कंट्री में नेट नहीं है और हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे हम लोग। और ये अंबानी वाला भी नहीं चलता क्या? जियो जियो भी नहीं चलता तुम्हारे यहाँ सिद्धार्थ? अभी एक्चुअली एक सेंटर ना वाई में भी खोला है हमने, वाई में भी यही प्रॉब्लम है, वहां बच्चों का स्मार्टफोन तो है बस में नेटवर्क नहीं आता। नेटवर्क नहीं है तो कहाँ से चलेगा? कुछ नहीं चलने वाला है। थैंक्स टू द लॉकडाउन सारा कुछ चौपट कर दिया लॉकडाउन ने। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है इन्होंने डेफिनेशन में, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में लिखा है द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, 1, 2, 3 एंड इवन ए फ्रैक्शन। अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अगर कहीं पे ऑर्डर 0 है इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चलो नेगेटिव वाली बात नहीं कही इन्होंने बट हम ध्यान रखेंगे ये बात। ठीक है, तो ऑर्डर कुड बी नेगेटिव फॉर एन इंडिविजुअल बट ओवरऑल ऑर्डर जो है वो नेगेटिव नहीं है। ठीक है, a balanced chemical equation never gives us a true picture of how a reaction takes place since rarely a reaction gets completed in one step. The reaction taking place in one step are called elementary reaction. When a sequence of elementary reactions give us the products, the reaction is called a complex reaction. ये बात मैंने बताई थी आपको। ठीक है, मल्टी स्टेप रिएक्शन को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चलो जैसे स्टेप आपको रिएक्शन मतलब जिसमें इंटरमीडिएट बन रहा है, क्या, तो मल्टी स्टेप रिएक्शन यस मतलब जिसमें इंटरमीडिएट बनता है। यस जिसमें इंटरमीडिएट बन रहा है, जिसमें इंटरमीडिएट बन रहा है, इंटरमीडिएट के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड कर रही है तो वो मल्टी स्टेप हो जाएगी। ठीक है ना, एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल बताता हूँ अपने बच्चों को, पता नहीं पढ़ा है बच्चों ने नहीं पढ़ा है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 सब में पढ़ा है? डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, तो अगर H2O2 टूटेगा तो क्या मिलेगा बोलो बच्चों? 2H2O2 गिव्स यू 2H2O प्लस का O2, ये रिएक्शन होगी। इसका जो ऑर्डर होता है वो बेटा 1 होता है। ठीक है, ऑर्डर 1 होता है, इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 होती है। ठीक है, इसकी जो मॉलिक्युलरिटी है वो 2 होती है बट ऑर्डर 1 होता है। इसको हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेसिकली ऑर्डर 1 है, बस ये बात समझो आप, बाकी तो सब मुंह माया है ना, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, क्या होता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में अभी बताऊंगा, बट अभी के लिए समझ लो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 1 है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक रिएक्शन होती है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर,
डू यू नो व्हाट इज एन एस्टर? अभिषेक तू बता, व्हाट इज एन एस्टर? अभिषेक, व्हाट इज एन एस्टर? RCO R डैश। तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, लिख के भेज चैट पे। एस्टर जो होते हैं एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बहुत ही बढ़िया सी स्मेल आती है। ROR, पगलू इंसान, ROR इज ईथर। हद हो गई, हद हो गई। अभिषेक तू बस समोसे खा ले, है ना, तू बस पढ़ाई मत करियो, है ना। सर इसका एग्जांपल CH3C डबल COO C2H5 होता है। यस, वेरी गुड, है ना, ये एस्टर होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा बच्चा है तू। CH3 COO C2H5, ये हमारा एस्टर है ना, इसका नाम है इथाइल एसीटेट। ये अभिषेक भाई साहब अभी एग्जाम दे के आए हैं केमिस्ट्री का, उन्हें ये नहीं पता कि एस्टर क्या होता है। तो अगर मैं इसमें एसिड पानी डालूं इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, एसिड कैटलिस्ट होता है, तो ये देता है मुझे CH3COH मिलता है, साथ में मिलता है C2H5OH। ठीक है, C2H5OH। ठीक है, ये एसिड है और ये अल्कोहल है, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, इथाइल एसीटेट को ही हम एस्टर बोलते हैं। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स हैं, वाइन में पाए जाते हैं एक तो, है ना। वाइन के अलावा जो केक वगैरह रहते हैं उनमें डालते हैं हम एस्टर्स, है ना, बढ़िया स्मेल के लिए। आप देखते हो ना, बहुत ही बढ़िया स्मेल आती है केक से, ब्रिटानिया केक से अलग अलग स्मेल्स आती हैं, तो बेसिकली एस्टर का ही कंपोनेंट पड़ा होता है उसमें, इसलिए स्मेल आती है। ठीक है, बहुत ही स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स हैं ये, याद रखेंगे इनको। ठीक है, खाने में यूज होते हैं, है ना। कभी आपने देखा वाइन कैसे पीते हैं लोग? वाइन पीते टाइम ना ऐसे ग्लास को स्मेल करते हैं, अगर मूवीज देखी हो। रियल में तो ऑब्वियसली किसी ने नहीं देखा होगा। ठीक है, तो ये जो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं ये वाइन के टेस्ट को और एनहांस करते हैं, इसीलिए वाइन की एजिंग करते हैं हम लोग, है ना। तो आपने शायद कहीं पढ़ा होगा कि जितनी पुरानी वाइन होती है उतनी महंगी होती है, ऐसा कभी सुना है? तो वाइन को बनाते हैं लकड़ी कंटेनर में भर के, उसको रख देते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, मे बी 10 years 20 years 50 years। तो जितनी पुरानी वाइन होगी उतना ही ज्यादा कॉस्ट होगी। ऐसा भी सुना है मैंने कि लोगों ने एक वाइन की बोतल को $30,000 $40,000 में बेचा है ना, लाखों रुपए में बेचते हैं उसको। जितनी ज्यादा एज्ड वाइन होगी उतना ही कॉस्ट आता है इसका। ठीक है, तो आप यही काम स्टार्ट कर सकते हो, वाइन की बोतल खरीद लो, उसकी एजिंग करना स्टार्ट कर दो, है ना, लकड़ी कंटेनर में रख के, और उसे बाद में सेल कर दो। ठीक है, चलो, ये समझ में आया। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ अपने बच्चों को। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के बाद का एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ शुगर, है ना, या इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ शुगर? बोलो बेटा, अभिषेक तू ही बता मुझे। 12H22O11। अभिषेक को बताने दो, वो बताएगा। अभिषेक बता, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ केन शुगर? C12H22O11। ओके, C12H22O11, है ना। अगर इसमें मैं पानी डालूं तो इन्वर्जन होता है, क्या बनेगा? बोल बेटा अभिषेक। C6H12O6 प्लस का C6H12O6। आप लोग सर सेम मॉलिक्यूल लिख दिया, इसमें से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज होता है, दूसरा मॉलिक्यूल फ्रक्टोज होता है। ठीक है, अब सिंस तुम ऑलरेडी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हो, मैंने सब बच्चों को पढ़ाया था, तो ये जो ग्लूकोज सोल्यूशन होता है ये डेक्स्ट्रो होता है ना, और ये जो बनता है ये लीवो होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम
इन्वर्जन ऑफ शुगर कहते हैं, स्मॉल डी से स्मॉल एल में कन्वर्जन होता है, ठीक है, क्लियर है ना। इसीलिए से इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कहते हैं, रोटेशन जो है वो डेक्स्ट्रो से लीवो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये भी हमारी, इसका भी ऑर्डर 1 था ऊपर वाली रिएक्शन का, नीचे वाली रिएक्शन का भी ऑर्डर क्या है 1 है, ध्यान रखेंगे। तीनों एग्जांपल लिखो सारे बच्चे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का, पहला डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, दूसरा है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, तीसरा है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तीनों रिएक्शंस का जो ऑर्डर है वो 1 है, सब लोग लिखो। और ROR जो है वो ईथर होता है, ध्यान रखेंगे सब लोग, गलती नहीं होनी चाहिए कभी भी, है ना, कोई कंफ्यूजन का चांस ही नहीं है इसमें। क्लियर है बेटा इतना। नेक्स्ट डालो मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, तो मोलिकुलरिटी क्या होती है ये देखो। मोलिकुलरिटी का मतलब होता है, देखो जब भी कोई रिएक्शन होती है ना, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं। तो मैं अपने बच्चों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक थ्योरी है, उसका नाम है कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स, है ना। थ्योरी का नाम क्या है? कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स। हम लास्ट में पढ़ेंगे, चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में है ये, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स, है ना। तो कोलिजन थ्योरी कहती है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो कोलिजन से प्रोडक्ट्स बनते हैं। दो रिएक्टेंट्स थे, ए था, दूसरा भी एक ए था, दोनों में आपस में कोलिजन हुआ, है ना, कोलिजन हुआ और इनसे बन गया प्रोडक्ट। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी एक्चुअली, है ना। मॉलिक्युलरिटी इज द मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स which must collide with each other with a proper energy and orientation so that products are formed. मैं फिर से बोल रहा हूं, molecularity is the minimum number of atoms or molecules which must collide with each other with a particular energy at a given instant of time to produce the product is called molecularity. कितने लोग टकराएं कि प्रोडक्ट बन जाए एक बार में ही, ठीक है, उसे molecularity बोलते हैं। क्लियर है ना। लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, molecularity is the number of molecularity is the minimum number of molecules या atoms या ions, कुछ भी बोल सकते हो, which must collide with each other with a particular energy and orientation to produce the products। ठीक है, molecularity is the minimum number of molecules, atoms or ions which must collide with each other with a particular energy and orientation to produce the products। ठीक है, इसको हम बोलते हैं molecularity। क्लियर है सभी को। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई मिनिमम 2 एटम टकराए तो प्रोडक्ट बना, तो मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगी मोलिकुलरिटी इज इक्वल टू 2। ठीक है, मान लेते हैं कहीं पे
तीन प्रोडक्ट टकराए, 1 2 3, तीन एटम्स टकराए, ये भी बी था, ये बी था, या कुछ कुछ और मान लेते हैं ना, जरूरी नहीं है सेम हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। मान लेते हैं ये ए था, ये बी था और ये सी था, तीनों ने कोलिजन किया, कोलाइड हुए, और हमारा जो प्रोडक्ट था वो बन गया एबीसी। एबीसी एक बड़ा सा गोला है, तो इसमें जो मोलिकुलरिटी होगी बेटा दैट विल बी 3, मोलिकुलरिटी विल बी इक्वल टू 3। क्लियर है ना सभी को? अच्छा, हायर मोलिकुलरिटी रेयर होती है बिकॉज जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते हैं वैसे वैसे उनके एक साथ कोलाइड होने के चांसेस कम होते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नोट के फॉर्म में, द रिएक्शंस विद हायर मोलिकुलरिटी इज रेयर, मोलिकुलरिटी विल बी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन रिएक्शन। नो, बिल्कुल नहीं, गलत कह रहे हो, है ना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ये मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं जो कोलाइड कर रहे हो, ठीक है। रिएक्शन देख के कभी भी मोलिकुलरिटी नहीं बता सकते, अगेन इट्स एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो कभी रिएक्शन अगर एलिमेंट्री है तो बोल सकता है, तो एलिमेंट्री है तो ए और बी है बोल सकता है, बट अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हुई तो नहीं बोल सकते हम, ठीक है। समझ रहे हैं हर्षल? मोलिकुलरिटी भी एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, रिएक्शन देख के बताना मुश्किल होगा, स्पेशली फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री तो तू बोल सकता है कि ए और बी रिएक्ट करने हैं इसलिए दो मोलिकुलरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं मैम, द रिएक्शंस ऑफ हायर मोलिकुलरिटी आर रेयर because the reactions of higher molecularity are rare because, क्यों रेयर है? Because the probability of collision of 3 or 4, 3 or more, ऐसे लिखना चाहिए मुझे, है ना। The probability of collision of 3 or more atoms oblique molecules at a given instant with particular energy will be very less, will be very less, ये कह रहा हूँ। बात समझ में आ रही है ना? The reactions of higher molecularity are rare because the probability of collision of 3 or more atoms or molecules at a given instant with particular energy will be very less। यार मैं बोलूं आपसे कि आप 4 लोगों को टकराना है या 5 लोगों को टकराना है, एक ही इंस्टेंट पे टकराना है और पर्टिकुलर एनर्जी से टकराना है, उसके चांसेस क्या हो जाएंगे? बहुत कम हो जाएंगे। यार आप ऐसे समझो ना कि जब टीम में ज्यादा मेंबर्स बढ़ते हैं तो टीम की जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। आप ये समझ लो, अकेला डिसीजन मेकर है तो बहुत जल्दी डिसीजन लेता है। टीम में 5 लोग हो गए, आपने कभी प्रोजेक्ट किया हो कोई स्कूल में, है ना, जैसे जैसे नंबर ऑफ टीम मेंबर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे झंझट बढ़ता है ना, लोग सुनते ही नहीं एक दूसरे की। तो वैसे कुछ यहाँ पे है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए बहुत सारे, कोई बोलेगा नहीं मैं अभी नहीं टकराऊंगा, थोड़ी देर में आऊंगा, कोई बोलेगा नहीं चलो अभी टकरा लेते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो ना आप? लॉजिक, यस और नो? चैट में लिख के भेजो। बाकी लोग, जैसे से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स बढ़ेंगे उनके एक साथ टकराने के चांसेस कम होते जाएंगे, इसीलिए हम कहते हैं कि हायर मोलिकुलरिटी की रिएक्शंस क्या हैं, वो रेयर है। बहुत सिंपल सी भाषा में, ठीक है। तो मुझे लगता है आज इतना ही रखना चाहिए, ठीक है। मैंने रिकॉर्डिंग की, वीडियो भी शेयर कर दूंगा बच्चों से, ठीक है। कुछ बच्चों का डिस्कनेक्ट होता रहता है बीच बीच में, और आप सबसे निवेदन है, विनम्र, मैंने एनसीईआरटी भेजी है, प्लीज उसको पढ़ना है, एक बार रीडिंग मारना बस, है ना, ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ रीडिंग मारनी कहानी की तरह। और फिर नहीं समझ में आएगा तो मैं उसके लिए बैठा हूँ यहाँ पे, बट अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे तो थोड़ा चीजें और समझ में आएंगी। अभी क्या है, वन वे ट्रैफिक चल रहा है, सुमित सर बोल रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं कहानी की तरह, कोई फायदा नहीं होगा इससे, ठीक है। जो पीडीएफ भेजा है उसे पढ़ना, चाहिए तो मैं स्टेट बोर्ड का ही पीडीएफ भेज देता हूँ सबको, है ना, अभी मैं डाउनलोड करके भेज दूंगा, ओके। हाँ, क्या डाउट है साहिल? अरे तेरा कल का डाउट देखा नहीं मैंने, अभी देख के बताता हूँ, तो पिंग मार मुझे एक बार व्हाट्सएप पे, ठीक है, ओके, मैं बताता हूँ तुझे आज, ठीक है। सर हाँ, बोलो बोलो। कल टेस्ट है क्या फिर? कल टेस्ट
तुमने प्रिपरेशन तो की नहीं है, तो जब तुम प्रिपरेशन कर लोगे 3-4 दिन में, तो मैं टेस्ट ले लूंगा, ठीक है? ठीक है सर, हाँ, मैं क्वेश्चन अभी मैंने अपलोड कर कर ली दूँ। हाँ, सर, मैंने प्रिपरेशन कर ली थी सर। ठीक है, तो मैं टेस्ट जो जो प्रिपरेशन कर चुका है मैं क्विज जैसा रख रहा हूँ, तो तुम जब चाहो तब दे सकते हो उसको, ठीक है? पेपर में कल तक अपलोड ठीक है कर सर, दूंगा, ठीक है सभी का। और ये ठीक ये है बता दो स्वराज की, सबने ईमेल आईडी और पासवर्ड ये भेजा था क्या मुझे, फोन नंबर सूरज सर को या हाँ मुझे? सर, तब भेजा था ग्रुप पे। सबने भेजा हुआ है? हाँ सर, तो फिर लिस्ट भी होगी फिर सर तुम्हारी मैंने भी मेरे पास। आपको अभी पर्सनली भेजा था। हाँ, मैंने देखा, ठीक है, तो मैं देखता हूँ लिस्ट पड़ी होगी तो कोई बात नहीं, जिसे नहीं भेजा है वो सेंड कर दे प्लीज, ठीक है? ठीक है सर। ओके, थैंक यू।